कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है और जल्द ही ईडी उन्हें समन भेज सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। दरअसल 2022 में जब नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को ईडी ने समन जारी किया था तो उनसे तकरीबन 40 घंटे तक लंबी पूछताछ चली थी। तो वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी को जल्द ही समन भेज सकती है और उनसे ये पूछताछ कर सकती है। दरअसल ईडी जल्द ही कांग्रेस की ओर से संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में पूछताछ के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तलब कर सकती है। इस घटनाक्रम से परिचित सीनियर अफसरों ने इस बात की पुष्टि भी की है, यानी कि खबर स्पष्ट बताई जा रही है कि राहुल गांधी को जल्द ही ईडी समन जारी कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों खुद राहुल गांधी ने इस बात की आशंका जताई थी और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर रात के तकरीबन 2 बजे ट्वीट किया था और ये कहा था कि मेरा जो बयान रहा लोकसभा में, जो मैंने चक्रव्यूह को लेकर के बयान दिया, वो कुछ लोगों को रास नहीं आया। ऐसे में मेरे घर पर ईडी आ सकती है, लेकिन मैं बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो इस बीच ये खबर अपने आप में बड़ी अहम और बड़ी मानी जा रही है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सीनियर अफसरों के नाम न उजागर करने की शर्त पर यह बताया कि कांग्रेस नेता फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एजेंसी अनियमितताओं की अपनी जांच पूरी करना चाहती है। इस मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रायबरेली के सांसद से इससे पहले जून 2022 में ईडी ने 4 बैठकों में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई थी। इस कंपनी में वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ हिस्सेदार थे। वहीं देखने को मिला था कि जब साल 2022 में राहुल गांधी को तलब किया गया था ईडी अफसर्स की ओर से, तो बकायदा कई सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन इसके बावजूद ईडी जो है अपनी ड्यूटी पूरी करती हुई नजर आई थी और राहुल गांधी से पूछताछ भी की थी। वहीं वाईआई की ओर से एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एजेएल को दिया गया है। 90.21 करोड़ रुपए का ऋण और मुंबई में एक संपत्ति के विकास से संबंधित लेन देन के बारे में भी पूछताछ की गई थी। जुलाई 2022 में 3 दिनों में करीब 11 घंटे तक सोनिया गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि हम एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की जांच पूरी करने और अभियोजन शिकायत, जो कि ईडी के चार्जशीट के बराबर होता है, उसको दर्ज करने की सोच रहे हैं ताकि मामले की सुनवाई हो सके। राहुल गांधी समेत सभी जुड़े लोगों को जल्द ही बुलाया जा सकता है, यानी कि यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में सोनिया गांधी का भी नाम है, तो राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर सकती है। यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय अपराध जांच एजेंसी सोनिया गांधी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाने पर विचार कर रही है या नहीं। लेकिन पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने दावा किया था कि संसद के हाल ही में संपन्न सत्र के केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उन पर छापा मारने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय जांच एजेंसी का बेसब्री से इंतजार करेंगे, क्योंकि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का इस मामले में यह कहना है कि मैंने हमेशा एजेएल मामले में ईडी की भूमिका को विचित्र और अकल्पनीय माना है, जहां कभी कोई संपत्ति ट्रांसफर नहीं की गई है, जहां अपराध की आय तो दूर, धन का कोई आवागमन नहीं हो सकता और ना ही हुआ है, जहां अंतिम शेयरधारक एक गैर लाभकारी कंपनी है, या ना धन के आवागमन का, ना ही संपत्ति के आवागमन का एक अजीब मामला है और इसलिए पीएमएलए कानून अपने आप में अनुपयुक्त है। अगर ईडी राहुल गांधी को परेशान करने या कॉफी पर बुलाना चाहती है तो ये उनकी इच्छा है। वही पूछताछ के पिछले दौर के दौरान सोनिया और राहुल गांधी दोनों ने ईडी अधिकारियों को बताया कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एक गैर लाभकारी कंपनी है और नेशनल हेराल्ड की मूल कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, जिसे कि 2010 में यंग इंडियन ने अपने अधीन कर लिया था, उसके वित्तीय लेन देन दिवंगत मोतीलाल वोरा की ओर से संभाले जाते थे।
अब 6 जनवरी को एचटी की ओर से प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कुल 988 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की पहचान की है। इसमें 775 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियां, 90 करोड़ रुपए के शेयर और 2010-11 से अर्जित 142 करोड़ रुपए का किराया शामिल है। ईडी ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में वाई की ओर से कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद से एजीएल ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, पंचकुला, लखनऊ और पटना में अपनी प्रमुख संपत्तियों से ये किराया कमाया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, जिसकी वजह से लगातार सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, ये मुश्किलों में घिरे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश की आजादी में महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाले द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। यह अखबार 3 भाषाओं में, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से पब्लिश किया जाता था। इसका प्रकाशन करने वाली कंपनी का नाम एजीएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड रखा गया। बता दें कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के साथ जुड़े होने के कारण इसकी पहचान राष्ट्रवादी समाचार पत्र में होने लगी थी। उस समय इनमें प्रकाशित होने वाले लेख इतने प्रभावशाली साबित हुए कि अंग्रेज भी भयभीत हो गए और 1982 में इनके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। हालांकि 3 साल बाद इसका प्रकाशन एक बार फिर से शुरू हुआ और आजादी के बाद भी नेशनल हेराल्ड की गिनती अंग्रेजी के मुख्य समाचार पत्रों में होती रही, लेकिन समय बीतने के साथ यह कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बनकर रह गया। अंततः 2008 में इसका प्रकाशन कंपनी की आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया गया। 8 साल बाद 2016 में तीनों समाचार पत्रों को एक बार फिर से शुरू करने का प्रयास किया गया, जो कि फेल साबित हुआ। कर्ज में डूबी एजीएल कंपनी के 2010 में यह घोषणा कर दी कि वो कर्ज में नहीं चुका सकती। दरअसल एजीएल को आर्थिक तंगी के कारण कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर 90 करोड़ रुपए उधार दिए थे, जबकि ये द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है और इसके मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती। अब ऐसे में 23 नवंबर 2010 को गांधी परिवार की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन सामने आई, जिसके निदेशक सुमन दुबे और सैम पेत्रोदा जैसे लोग बने। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को भी इसके डायरेक्टर्स में शामिल किया जाता है। इसके बाद एजीएल ने एक शेयर का डील कर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया और 90 करोड़ का कर्ज 50 लाख लेकर के माफ कर दिया गया। 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी में इसकी निदेशक बन गई। यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी सोनिया राहुल के पास है, बाकी 24% मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी, जो अब जीवित नहीं। तो बता दें कि पूरी भारत में एजीएल की हजारों करोड़ की संपत्ति है। एजीएल को शुरू करने वाले शेयर धारकों की संख्या लगभग 5000 थी। 2010 तक 1057 शेयर धारक ही बच गए, जिनमें पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री शांति भूषण के पिता और इलाहाबाद व मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी शामिल थे। भूषण का दावा है कि उनके पिता ने एजीएल की स्थापना पर 300 शेयर्स खरीदे थे। भूषण ने एजीएल का स्वामित्व यंग इंडिया को दिए जाने पर गैर कानूनी बताया था। अब इसके बाद साल 2012 में जब मामले की कलई खुली तो बीजेपी नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने एजीएल का स्वामित्व यंग इंडियन को मिलने की डील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोर्ट में केस करते हुए उन्होंने आरोप लगा दिया कि यह डील गैर कानूनी तरीके से की गई है। कंपनी ने 50 लाख रुपए देकर एजीएल का स्वामित्व हासिल किया है। देश के 7 शहरों के प्राइम लोकेशंस पर मौजूद एजीएल की जमीनों की कीमत ही 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। तो ऐसे में यह पूरा मामला जो है वो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से खोला जाता है और देखने को मिलता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो इस मुश्किल में पड़ जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।